नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को युद्ध का असर देशवासियों पर नहीं पड़ने देने के निर्देश। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की बैठक। तेल और घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़ने का दिलाया भरोसा। यूएस ईरान युद्ध का दिखने लगा असर। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एलपीजी की सप्लाई प्रभावित। होटल और रेस्टोरेंट्स के पास एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक खत्म होने के कगार पर। 2-3 दिन में हालात नहीं सुधरे तो होटल और रेस्टोरेंट होंगे बंद। एलपीजी सप्लाई को लेकर एक्शन में सरकार। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में ईरान जंग से उपजे हालात पर हुई चर्चा। देश में एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। सभी रिफाइनरीज 100% क्षमता पर कर रही हैं काम। Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बढ़त। यूएस वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने कहा, आज ईरान पर करेंगे सबसे ज्यादा हमले। ईरान की नौसेना को नष्ट करना हमारा लक्ष्य। कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले। सरकार ने जल जीवन मिशन के विस्तार को दी मंजूरी। 6 योजनाओं के लिए 8,80,000 करोड़ मंजूर। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बस ने दिया इस्तीफा। आज से ही प्रभावी। इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताया। कंपनी के एमडी राहुल भाटिया अंतरिम तौर पर संभालेंगे कामकाज। कच्चे तेल में गिरावट से सुधरा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। ऑटो मेटल फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। बाजार में गिरावट का निवेशकों ने जमकर उठाया फायदा। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 8% बढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में जमकर हुआ निवेश। गोल्ड ईटीएफ में निवेश 78% घटा। एसआईपी इनफ्लो में भी 4.25% की गिरावट। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया पर इनाम की बारिश। बीसीसीआई ने 131 करोड़ का कैश रिवॉर्ड देने का किया ऐलान। देश में एलपीजी सप्लाई में कमी की खबरों के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आज कैबिनेट की बैठक में ईरान जंग से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई और विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री दोनों ने हालात पर जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अब देश में एलपीजी एलएनजी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण रॉय। बताएं लक्ष्मण जी, एलपीजी सप्लाई को लेकर क्या एक्शन ले रही है सरकार? देखिए, दरअसल आज दोपहर में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में ईरान वॉर से जुड़े जो उपजे हालात हैं भारत में, उससे कैसे निपटा जा रहा है, इस पर लंबी चर्चा की गई, जिसमें विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री ने अपनी बातें रखी, अपनी रणनीति को बताया। और कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने अलग से दोनों मंत्रियों के साथ, विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के साथ अलग से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। और इस दौरान जो सारी बातें निकलकर सामने आ रही है और पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों से जो मेरी बातचीत हुई, उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि एलएनजी, एलपीजी, कच्चे तेल, इसकी दिक्कत थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अब वो दिक्कत नहीं है। नहीं क्यों है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्रोत से अपनी ज़रूरतों का 55% हम कच्चा तेल मंगाते थे। अब क्या है कि अलग अलग देशों से हमने अलग अलग विकल्पों के रास्ते तलाशे, कॉन्ट्रैक्ट किए, उनसे सप्लाई लेना शुरू किया। तो स्थिति ये हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दिया जाए तो बाकी रास्तों से, बाकी विकल्पों से 55% की बजाय 70% से ज्यादा क्रूड हम ले रहे हैं। इससे क्या हुआ? क्रूड के इंपोर्ट में एक फिर से सुचारूपन आ गया है और सप्लाई दुरुस्त होती जा रही है। इसका सीधा सा असर ये पड़ा कि जितने भी रिफाइनर्स हैं, सारे रिफाइनर्स अपने 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, पूरी उत्पादन
उत्पादन क्षमता से काम कर रहे हैं। उसका असर यह हुआ कि एलपीजी का उत्पादन 10% बढ़ चुका है। हालांकि इस बीच खबरें जरूर आई कि कई रेस्टोरेंट में यहां पे एलपीजी की दिक्कत हो रही है, रसोई गैस की दिक्कत हो रही है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने स्थिति को भांपते हुए कि लंबा वॉर चलता है तो दिक्कत ना हो, सरकार ने यह किया कि एलपीजी जो पर्सनल कंज्यूमर जो होते हैं, जो हम आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। कमर्शियल जो सिलेंडर लेते हैं उनको प्राथमिकता में दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो इस वजह से वहां पे थोड़ी सी कटौती देखने को मिली। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई लोगों को ऐसा लगा कि आगे पता नहीं क्या दिक्कत होगी, तो जो पहले एक सिलेंडर मांगते थे वो 2 मांगने लगे, जो 2 मांगते तो 4 मांगने लगे। तो ये भी एक समस्या निकलकर सामने आई। हालांकि सरकार ने साफ किया कि कोई एस्मा यहाँ पे एसेंशियल सर्विस एक्ट जो है वो नहीं लगाया गया है। वो दरअसल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो है सरकार ने तय किया है कि किस सेक्टर को कितना दिया जाएगा, इंडस्ट्री को थोड़ा सा कम दिया जाएगा, फर्टिलाइजर को देने वाले गैस में 30% कटौती की गई है। लेकिन सरकार आश्वस्त है कि फिलहाल वो पैनिक हालात नहीं है और जिस तरह से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं स्थिति और बेहतर ही होगी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं आगे। यूएस ईरान युद्ध का असर, जैसा कि लक्ष्मण जी ने भी बताया, रेस्टोरेंट्स और रसोई पर भी दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा है और यही वजह है कि घरेलू एलपीजी के लिए वेटिंग पीरियड अब बढ़ गया है। इधर रेस्टोरेंट्स और होटलों की संस्था ने कमर्शियल सिलेंडर की तंगी से कामकाज पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई है। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है और इसकी कमी से कहां और क्या असर पड़ सकता है, डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। अगर आप इस वीकेंड किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान कर रहे हैं, डाइन आउट का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऑर्डर तो दें लेकिन आपकी टेबल तक खाना ही ना पहुंचे, बिकॉज ये जो वॉर है उसका इम्पैक्ट अब ग्लोबल लेवल पे नहीं, इंडिया के लेवल पे नहीं, बल्कि आपकी किचन से लेके रेस्टोरेंट तक भी आ पहुंचा है। ये तो हम जानते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके क्लोजर से एलपीजी की सप्लाई पे काफी बड़ा डेंट लगा है। इनफैक्ट जो कतर का प्लांट है वहां से भी जो हालात है वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं उसके बंद होने से। 60% जो एलपीजी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आती है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखिए यहाँ पे बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के पास केवल 25 दिन का ही एलपीजी का स्टॉक जो है वो इस टाइम पे बचा है। अगर सिटी वाइज बात करी जाए तो सबसे पहले बात हम मुंबई की ही कर लेते हैं। मुंबई में 20% जो होटल्स हैं वो बंद हो गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि 50% होटल बंद होने की जो संभावनाएं हैं वो इस टाइम पे जताई जा रही है। अगर हम बात करें कमर्शियल गैस की तो उसकी सप्लाई बंद है। डोमेस्टिक सिलेंडर का वेटिंग पीरियड 8 दिन का है और 2 से 3 गुना का जो बुकिंग ऑर्डर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ा जाए, बेंगलुरु की अगर बात करी जाए तो होटल एसोसिएशन का काफी बड़ा फैसला आया है। आज से उन्होंने 3000 से ज्यादा रेस्टोरेंट को यहाँ पे बंद कर दिया है। जो इम्पैक्ट है यहीं तक सीमित नहीं है, ये जा पहुंचा है पंजाब, पंजाब से जा पहुंचा कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक जो रेस्टोरेंट है वो इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसका एनुअल टर्नओवर जो देखा गया है वो है करीब करीब 5.7 लाख करोड़ का, यानी कि देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही नहीं बल्कि देश भर में 5 लाख से ज्यादा जो रेस्टोरेंट हैं वो हमें प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। कंजप्शन की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 25 में करीबन 31 MMT की कंजप्शन, यानी कि पर डे करीबन 15 लाख सिलेंडर्स जो हैं वो डिलीवर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक इंसिडेंट की, केरला में तो ये भी बोल दिया गया है कि आप लकड़ियों का इस्तेमाल कर लीजिए बिकॉज एलपीजी को जो सप्लाई है वहां पे काफी ज्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइनरीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। ब्लैक मार्केट पे होर्डिंग पे लगाम लगा दी गई है और जो सिलेंडर बुकिंग का टाइम है उसको भी 21 से 25 दिन का कर दिया गया है। यानी कि ये वॉर अब ईरान, इजराइल, यूएस का नहीं बल्कि आपकी किचन तक भी आ पहुंचा है। इधर मुंबई में गैस की कमी का असर अब होटलों पर साफ दिखाई देने लगा है। आहार यानी एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट्स के मुताबिक अगर 2-3 दिन में हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र के लगभग सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी से खास बातचीत की विवेक गुप्ता ने। इस समय हमारे साथ आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी, उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी को लेकर जो इशू, जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार की थी, क्या उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस, आपके जो होटल और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो इश्यूज अपना मिनिस्ट्री ने
रिलीज़ किया है 5 तारीख को, तो उसके बाद से डेफिनेटली काफ़ी हमें एलपीजी सिलेंडर का शॉर्ट सप्लाई हमने होटलियर्स लोग ने महसूस किया है। और हमें 20% की होटल्स हमारी बंद हो चुकी है। और इसी तरह अगर शॉर्ट सप्लाई चलते रहा तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने में हमारा प्रभाव पड़ेगा इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से। लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल में एजुकेशन सेंटर्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, उनको गैस सिलेंडर एलपीजी देना अनिवार्य है कंपैरिजन टू दिस होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। तो क्या लगता है कि अगर एसेंशियल को प्रोवाइड किया जाएगा, नॉन एसेंशियल को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और सर इसका प्रभाव मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आज से ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जो 1840 रुपये का सिलेंडर है 3000 रुपये में बिका जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग में। और ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है ये इतना रेट्स में लेके धंधा करने का। सो आज ही हमने हमारे सिविल मिनिस्टर, फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर छगन भुजबल साहब से मुलाकात किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ये हमारे विषय को सीएम साहब के साथ, फडणवीस साहब के साथ चर्चा करके हमें कुछ राहत दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अन्यथा मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स हमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन में बंद करने की नौबत आ जाएगी। NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी कहना है कि उनके रेस्टोरेंट्स के पास सिर्फ 1 दिन का एलपीजी सिलेंडर है और वेंडर आगे के लिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो 75% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। NRAI के वाइस प्रेसिडेंट जोरावर कालरा से खास बातचीत की रोहन सिंह ने। तो सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली के जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, आपके पास यूजुअली डेली में कितना सिलेंडर की यूज़ होती है, आज आपके पास कितनी है और कल के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए सिचुएशन तो काफ़ी डायर है ही है। सप्लाई ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से 75% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट्स इन इंडिया एलपीजी यूज़ करते हैं एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कुकिंग। तो अगर वो बंद होता है तो जाहिर सी बात है 75% रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन बंद हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को तो फीड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड काफ़ी लोग हैं जो घर पे खाना नहीं बना सकते हैं, उनका है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है, तो वो लोग कैसे फीड करे जाएंगे? सो वी आर एसेंशियल सर्विस। यहाँ पे ऑलरेडी जो सिचुएशन होनी शुरू हो गई है, इसके सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। वेंडर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, वेंडर्स के पास ही सप्लाई नहीं है बिकॉज उनको मैंडेट अपेरेंटली फ्रॉम ऑयल कंपनी ये आया है कि आप 19 kg सिलेंडर हम आपको ही नहीं देंगे। तो अगर उनको ही नहीं मिलेगा तो वो हमारे को कैसे देंगे? इस रेस्टोरेंट का अगर एग्जांपल लूं तो इस रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन 3 सिलेंडर रोज के यूज होते हैं और हमारे पास 3 ही बचे हुए हैं, 3 या 4 बचे हुए हैं। यानी आपके पास 1 या 1.5 दिन का मैक्सिमम 1 दिन का हमारे पास बचा हुआ है, वो भी हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था और कल एक्स्ट्रा मंगा लिए, वरना तो सिचुएशन ये होती कि आज शाम तक भी नहीं चल पाता। सो 3 से 4 सिलेंडर इस वक्त उनके पास पड़े हुए हैं और मेरे को नहीं लगता दिस विल लास्ट मोर देन 1.5 डेज। तो और ये स्थिति सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और दिल्ली के अंदर तो है ही है, जो मैं जानता जहाँ पे हम खड़े हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत सिवियर हो सकता है टू नॉट जस्ट द इकोनॉमी बट ऑल्सो टू लाइवलीहुड्स। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को बढ़त मिल रही है, ये कहना है अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का। उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले 24 घंटों में सबसे कम मिसाइलें दागी हैं। हेग्सेथ के मुताबिक अमेरिका आज ईरान पर सबसे ज्यादा हमले करेगा। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की नौसेना को नष्ट करना है। As President Trump declared yesterday, we're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. We will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. But we do so on our timeline and at our choosing. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. क्या अमेरिका ईरान युद्ध अब भारत के लिए एनर्जी संकट पैदा कर रहा है? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। युद्ध विकट, एनर्जी संकट। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के बोर्ड ने आज उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। ज्यादा डिटेल के साथ रोहन सिंह जुड़ गए हैं। रोहन, ये बताइए कि अचानक इस्तीफा दिया या पहले से जब इंडिगो की क्राइसिस हुई थी
तब से बातचीत चल रही थी, वजह क्या रही? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जब से ये क्राइसिस हुई थी तब से दबाव था पीटर एल्बर्स के ऊपर। ठीक 3 महीने के बाद इस क्राइसिस के जब मैसिव डिस्ट्रप्शंस हुए थे, कैंसलेशंस हुए थे, उसके ठीक 3 महीने बाद पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दिया है। हालांकि जो कारण उन्होंने बताया है वो ये है कि उनके निजी कारण है। उन्होंने बोर्ड से रिक्वेस्ट किया कि उनका जो नोटिस पीरियड है उसे एग्जेम्प्ट किया जाए और तत्काल प्रभाव से इसे माना जाए। बोर्ड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब से ये क्राइसिस हुई है तब से बात चल रही थी सरकार के अंदर भी, कंपनी के अंदर भी, कि जो है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय करनी होनी चाहिए। इनफैक्ट जब क्राइसिस हुई थी उसके बीच में पीटर एल्बर्स ने कहा था कि ऑपरेशनल फेलियर हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और अब इनका इस्तीफा आया है। फिलहाल कंपनी का कहना है कि कंपनी के जो प्रमोटर और फाउंडर हैं, एमडी फिलहाल राहुल भाटिया, वो इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक नए सीईओ की घोषणा नहीं हो जाती है। और नए सीईओ की घोषणा जल्द ही की जाएगी, ये भी कहा गया है। लेकिन साथ ही जो राहुल भाटिया ने एक चिट्ठी लिखी है तमाम कर्मचारियों को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ना तो ग्राहक या कस्टमर या फिर जो कर्मचारी हैं वो उसके हकदार नहीं थे। और आगे जाके जो इंडिगो है वो एक अकाउंटेबल और साथ ही ग्लोबली रेप्यूटेड कंपनी के रूप में खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगी, और साथ ही जो कस्टमर्स ने का जो विश्वास टूटा है उसको दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करेगी। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो दिसंबर में हुआ उसका असर इस इस्तीफे है। हालांकि जो ऑफिशियली कंपनी का कहना है कि पर्सनल रीजन से पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दिया है। और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट जानना है कि इंडिगो के पूरे एक्सपेंशन में पीटर एल्बर्स का योगदान रहा है, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सीज भी रही है, चाहे वो टर्किश एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप हो, चाहे वो दिसंबर का जो पूरा जो क्राइसिस हुआ है वो, उसके बीच में भी तो काफ़ी ज़्यादा जो है खबरों में रहे थे पीटर एल्बर्स, लेकिन फाइनली उन्होंने अब इस्तीफा दिया है। पर्सनल जो रीज़न है वो उसे साइड किया है। चलिए, तो पर्सनल रीजन साइड किया है, लेकिन इस इस्तीफे की बातचीत बहुत पहले से शुरू हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन। बढ़ते आगे, फिलिप्स ब्रांड से होम अप्लायंसेस बनाने वाली वर्सुनी इंडिया ने आज अहमदाबाद में अपनी फैसिलिटी का विस्तार किया। इस मौके पर कंपनी के एमडी एंड सीईओ गुलबहार तौरानी से ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के चलते रॉ मटेरियल के दाम काफ़ी बढ़े हैं। अगर रॉ मटेरियल महंगा रहा तो होम अप्लायंसेस के दाम 5% तक बढ़ सकते हैं। सर, खासकर अभी जो सिचुएशन चल रही है ग्लोबली, वॉर की सिचुएशन है, इससे आपको लगता है कि रॉ मटेरियल के प्राइस ऑलरेडी बढ़ गए हैं, तो आपके तो दर्जनों होम अप्लायंसेस, खासकर किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें, तो उसके दाम भी बढ़ सकते हैं? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे होम अप्लायंसेज हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेज हैं, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, उसका प्रेशर है। हमारी कोशिश ये है कि वो प्रेशर को हम एब्जॉर्ब करें। अभी तक हमने प्राइस बढ़ाए नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते रहे तो शायद आने वाले समय में हमें 4-5% से प्राइस बढ़ाना पड़े। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फरवरी में बाजार की गिरावट में निवेशकों ने मौके का जमकर फायदा उठाया है। एएमएफआई के डेटा के मुताबिक फरवरी में निवेशकों ने मिड कैप, स्मॉल कैप में जहां गोल्ड में निवेश घटाया है, तो वहीं इक्विटी एमएफ में निवेश बढ़ा है। हालांकि एसआईपी निवेश थोड़ा सा घटा है। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं आशीष वर्मा। क्योंकि आपने वो जनवरी के डेटा से बात की शुरुआत करी, तो पहले मैं दिखा देता हूं स्नैपशॉट अब तक की कहानी क्या थी। फरवरी के मंथ का निफ्टी का प्रदर्शन प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छा चला था फरवरी का मंथ। मिड सेशन से, मिड मंथ से आपको याद होगा एकदम से दबाव बढ़ना शुरू हुआ भारतीय बाजारों पे। कंसर्न्स धीरे धीरे माउंट हो रहे थे वो जियोपॉलिटिकली। उसके अलावा जनवरी मंथ की कुछ और हाइलाइट्स थी डेटा की। एक था कि स्ट्रक्चरल चेंज जो आप कह रही थी, गोल्ड ईटीएफ की तरफ तवज्जो दिया गया। दूसरा, म्यूचुअल फंड एसआईपीज रिकॉर्ड हाईस पे डटे खड़े हुए नजर आए 31,000 करोड़ रुपए पे। और तीसरा, लार्ज कैप्स की तरफ पैसा फ्लो हो रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप से निकल रहा था। अब आइए अब इस ताजा डेटा जनवरी के बाद फरवरी की जो कहानी वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। सबसे पहले एसआईपीज का आंकड़ा, जो कहते हैं ना हम लोग, हमेशा कहता हूं मैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। 2 मंथ से दिसंबर और जनवरी 31,002 करोड़ पे जस का तस नजर आया था। वो स्टिकीनेस लग रही थी 31,000 करोड़ के आसपास। वो आंकड़ा जरूर रिड्यूस हुआ है, करीब 0.25% के आसपास का दबाव आया है मंथ ऑन मंथ।
29,850 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, इस मंथ तो थोड़ा सा ब्लिप है, पर कुछ पिक्चर पेंट करने से पहले मैं चाहूंगा सब्सिक्वेंट मंथ्स के आंकड़े आ जाएं, तब जाके क्लैरिटी आएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 29,000 जो पुराना रन रेट था उसी के आसपास आपको इंटैक्ट नजर आएंगे। मंथ ऑन मंथ जरूर थोड़ा डिक्लाइन है। फिर लेकर आइए इक्विटी इनफ्लोज। इक्विटी में कितना पैसा आया? मंथ ऑन मंथ इजाफा होता हुआ 8% के आसपास का इंप्रूवमेंट है जनवरी के वनस्पत। ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनफ्लो आता हुआ। इसी के साथ तीसरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रख देता हूं जिससे अपन ने बातचीत की शुरुआत करी थी, गोल्ड ईटीएफ्स। हाईलाइट था दिसंबर, 11,500 करोड़ रुपए का इनफ्लो, जनवरी में 24,000 करोड़ रुपए हो गया था, 1/5 रह गया है फरवरी में। पुराने रन रेट पे वापस आ गया है गोल्ड ईटीएफ पे फ्लो। तो वो कंपैरिजन भी दिखा देता हूं। पिछली बार के मंथ के डेटा की हाईलाइट जो थी कि इक्विटी के इनफ्लोज पिछड़ गए थे गोल्ड ईटीएफ के सामने, ये जनवरी की कहानी थी। लीजिए वापस ट्रेंड, वापस पुरानी पटरी पे आ गया है। इक्विटीज में इनफ्लोज आपकी स्क्रीन पे और नीचे गोल्ड के इनफ्लोज रख दिए हैं मैंने। इसके बाद लेकर आइए पूरा एयूएम इंडस्ट्री का। ब्लिप आया था, ये लार्जली ब्लिप जो आया था डेट फंड्स, क्योंकि हम कैलेंडर ईयर एंड क्वार्टर एंड की तरफ बढ़ रहे थे तो डेट फंड से मुनाफा वसूली हुई थी या पैसा निकाला गया था ज्यादा आसान तरीके से। उसके बाद से वापस अब मोमेंटम तूल पकड़ रहा है। नेट एयूएम 82 लाख करोड़ रुपीस पे मंथ ऑन मंथ 1.25% का जंप आपको नजर आएगा। और फाइनली ब्रेकअप दिखा देता हूं। लार्ज कैप्स में मोमेंटम इंटैक्ट है। पिछली बार बहुत अच्छा था, इस बार भी 5% के आसपास का इजाफा आपको नजर आएगा लार्ज कैप फंड्स में। पर पिछली बार मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में मंथ ऑन मंथ जनवरी में 23% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन आया था, वो ट्रेंड रिवर्स हो गया है। मिड कैप्स में मंथ ऑन मंथ 26% का इजाफा, स्मॉल कैप्स में मंथ ऑन मंथ 32% का इजाफा आपको नजर आएगा। तो काफी हद तक फ्लोज इक्विटीज में लार्जली कह सकता हूं इंटैक्ट हैं। हाँ, वो सोने के इनफ्लोज वापस कोर्स करेक्ट कर गए 2 महीने के उफान के बाद, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स फेब के मंथ में इनफ्लोज बढ़िया देखने को मिले। आज कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मान्यता दे दी गई है। कैबिनेट ने संतरागाछी खड़गपुर चौथी रेलवे लाइन के लिए 2905 करोड़, सैंतिया पाकुड़ चौथी लाइन के लिए 1569 करोड़ मंजूर किए हैं। वहीं NH 752D 752D की 4 लेनिंग के लिए 3839 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद तक एलिवेटेड रोड के लिए 3631 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना। इस तरह से सोच के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है जल जीवन 2.0। कंप्लीट इसका रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, रीओरिएंटेशन कर रहे हैं। सारा फोकस इंफ्रा क्रिएशन से अब सर्विस डिलीवरी पे। जल जीवन मिशन 1.0 वाज अबाउट इंफ्रा क्रिएशन। एक बेसिक मूलभूत ढांचा चाहिए, वो बनाना था। अब था सर्विस डिलीवरी, सर्विस क्वालिटी, किस तरह से इन्वॉल्व करना, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे फोकस करना, वो सारा फोकस इसमें आएगा। जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 8,70,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप भी रहिए खबरों से अपडेट। जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।